दोस्तों, आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं उन रहस्यमय कहानियों की दुनिया में जो आपकी रूह हिला देंगी। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसा सफर जो सिर्फ एक ट्रेन यात्रा नहीं बल्कि एक भयानक और डरावनी दास्तान है। हॉन्टेड ट्रेन जर्नी, लाहौर से इस्लामाबाद की रात की यात्रा। इस कहानी में आपको मिलेंगे भूतिया सफर के राज, अधूरी आत्माओं की पुकार और वो अनजानी सच्चाइयां जो रात के अंधेरे में छुपी होती हैं। तो तैयार हो जाइए, अपनी हिम्मत जुटाइए और चलिए इस खौफनाक सफर पर साथ चलते हैं। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की जानकारी तुरंत मिल सके। लाहौर का रेलवे स्टेशन उस रात कुछ ज्यादा ही खामोश था, जैसे पूरी दुनिया किसी गहरे ख्वाब में डूबी हो। दिसंबर की सर्द हवाएं प्लेटफॉर्म से गुजरती तो यूं लगता जैसे कोई अदृश्य रूह सीटी बजा रही हो। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी। उसके डब्बे काले और झंग लगे हुए थे। उस पर नाम लिखा था शब-ए-सफर एक्सप्रेस, लेकिन लोकल लोग उसे सन्नाटा एक्सप्रेस के नाम से जानते थे। कहते हैं ये ट्रेन सिर्फ कुछ ही रातों में चलती है, वो भी जब आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपा होता है। वसीम एक तन्हा मुसाफिर था जिसका इस ट्रेन से इस्लामाबाद रवाना होने का वक्त आ चुका था। उसके हाथ में एक पुराना सा बैग था जिस पर धूल जमी हुई थी। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। रात के 10:30 बज चुके थे, लेकिन स्टेशन पर कोई और मुसाफिर नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, ट्रेन के डिब्बों से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई बहुत पुरानी लकड़ी चरमरा रही हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपनी नजरों को झटक कर ट्रेन की तरफ बढ़ना जारी रखा और आखिरकार डिब्बा नंबर 7 में दाखिल हो गया। अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ एक बल्ब टिमटिमा रहा था जो कभी जलता कभी बुझता। डिब्बे के अंदर अजीब सी ठंडक थी, जैसे एसी चल रहा हो, लेकिन वहां कोई पंखा या एयर कंडीशनर नहीं था। वसीम ने एक सीट पर बैठते हुए खिड़की के बाहर देखा तो उसे लगा जैसे कोई साया बहुत तेजी से गुजरा हो। वो चौंक गया। शायद थकान की वजह से वहम हो रहा है, उसने अपने आप से कहा, और सीट की पुश्त से टक कर आंखें मूंद लीं। ट्रेन के चलने की आवाज आई। एक झटका लगा और धीरे धीरे ट्रेन चल पड़ी। लेकिन अजीब बात यह थी कि स्टेशन अभी भी खाली ही था। कोई अलविदा कहने वाला, कोई कुली, कोई हॉकर, कुछ भी नहीं। पूरा प्लेटफॉर्म सुनसान था। चंद मिनटों बाद वसीम की आंख खुली तो उसने महसूस किया कि डिब्बे में अब एक और मुसाफिर बैठा है। वो एक बुजुर्ग औरत थी जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखें, जैसे वो किसी और दुनिया से देख रही हो। वो चुपचाप बैठी थी और उसकी नजरें वसीम पर जमी हुई थीं। वसीम ने जब उसकी आंखों में देखा तो उसे यूं लगा जैसे कोई सर्द लहर उसके जिस्म से गुजर गई हो। उसने जल्दी से नजरें फेर लीं और खिड़की से बाहर देखने लगा। लेकिन बाहर तो सिर्फ अंधेरा ही था। ना कोई स्टेशन, ना कोई लाइट, ना ही कोई रास्ता, सिर्फ घना काला अंधेरा। तकरीबन 20 मिनट के बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। नाम पढ़ने की कोशिश की, लेकिन बोर्ड पर जो लिखा था वो किसी जानी पहचानी जबान में नहीं था। अल्फाज तो जैसे उभरते ही गायब हो रहे थे। एक अजनबी सा नाम जो जबान से निकलते ही भूल जाता। फिर अचानक डिब्बे का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए और हाथों में एक बड़ा सा बक्सा। वो सीधा उस बुजुर्ग औरत के पास जाकर बैठ गया और बक्सा खोलकर कुछ निकालने लगा। काले रंग की मोमबत्तियां और एक लाल किताब
वसीम घबरा गया। ये लोग कौन थे? क्या ये कोई टोना टोटका कर रहे थे? उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म जैसे जाम हो गया था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। आंखें खुली थीं, लेकिन जिस्म सुन्न था। उधर बुजुर्ग औरत ने किताब से कुछ पढ़ना शुरू किया, एक अजीब सी भाषा में। जैसे जैसे उसकी आवाज गूंजने लगी, डिब्बे की लाइटें झपकने लगीं। ट्रेन की रफ्तार तेज होने लगी और बाहर की खिड़की से अब साए दौड़ते नजर आने लगे। फिर अचानक किताब से एक चीख निकली, इतनी तेज कि वसीम के कानों से खून टपकने लगा। औरत की आंखें अब सफेद हो चुकी थीं और उस आदमी ने बक्से से एक मुर्दा सा हाथ निकाला जो अब भी हिल रहा था। ट्रेन अब किसी और ही दुनिया में दाखिल हो चुकी थी। बाहर हर चीज उलटी चल रही थी। दरख्त पीछे नहीं, आगे की तरफ दौड़ रहे थे। आसमान का रंग नीला नहीं, सुर्ख था। डिब्बे में एकाएक धुआं भर गया और वसीम ने देखा कि जितने भी सीटें खाली थीं, अब उन पर लोग बैठ चुके थे। मगर वो लोग इंसान नहीं थे। उनकी आंखें नहीं थीं, सिर नहीं थे, या फिर उनकी गर्दनें उलटी थीं। वसीम ने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज जैसे उसके गले में ही फंस गई थी। और तभी वसीम की बगल वाली सीट पर बैठा एक साया उसकी तरफ झुकाया। उसकी सांसें ठंडी थीं, लेकिन उनमें सड़ी हुई लाश की बू थी। साया बिना चेहरे के था, बस एक काली आकृति जो किसी धुएं की तरह हिल रही थी। वसीम की आंखें डर से चौड़ी हो चुकी थीं। उसका जिस्म अभी भी जकड़ा हुआ था, जैसे किसी ने लोहे की जंजीरों से बांध दिया हो। साया उसके कान के पास आया और फुसफुसाने लगा, तू अब इस सफर का हिस्सा बन चुका है। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी आवाज कई आवाजों का मिला जुला रूप थी। बुजुर्ग, बच्चा, औरत, मर्द, सब एक साथ बोलते हो जैसे। फिर अचानक पूरे डिब्बे की लाइटें बंद हो गईं। कुछ पलों तक घुप अंधेरा छाया रहा। सिर्फ ट्रेन की पटरी पर चलने की आवाज सुनाई दे रही थी, टिक टक टिक टक। लेकिन वो भी अब किसी दिल की धड़कन की तरह सुनाई दे रही थी, जैसे ट्रेन नहीं बल्कि किसी जिंदा मखलूका के सीने में दौड़ती हुई नस हो। जब लाइट वापस आई तो वसीम ने देखा कि अब बुजुर्ग औरत की जगह एक जवान लड़की बैठी थी। उसकी आंखें काजल से लदी हुई थीं, होंठ लाल, लेकिन मुस्कुराहट ठंडी और डरावनी। उसने वसीम की तरफ देखा और कहा, मुझे वापस ले चलो, मैं यहां बहुत देर से फंसी हूं। वसीम ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने खामोशी से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, मेरा नाम जर्रीन है। मेरा कत्ल इस ट्रेन में हुआ था। मुझे मारकर दरिया में फेंक दिया गया और फिर मेरी रूह को इस ट्रेन में कैद कर दिया गया। वसीम की सांसें तेज हो गईं। किसने मारा तुम्हें? उसने डरते हुए पूछा। जर्रीन ने खिड़की की तरफ इशारा किया। जिसने इस ट्रेन को चलाया उसका नाम जाहिद था, और ये ट्रेन असल में कभी चलती ही नहीं थी। ये तो कब की बंद हो चुकी है। वसीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां बस धुंध और साए थे। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो ट्रेन जमीन पर नहीं, हवा में चल रही हो। और फिर सामने एक सुरंग दिखाई दी जो इतनी लंबी थी कि उसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही ट्रेन सुरंग में दाखिल हुई, सब कुछ और भी अजीब होने लगा। सीटों पर बैठे वो अधमरे लोग अब धीरे धीरे खड़े हो रहे थे। उनके मुंह से अजीब सी बुदबुदाहट निकल रही थी, जैसे वो कोई पुराना मंत्र पढ़ रहे हों। जर्रीन ने वसीम का हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, इस सुरंग के अंदर तुम्हारी रूह छीन ली जाएगी अगर तुमने मेरी मदद नहीं की। वसीम ने कांपते हुए कहा, क्या करना होगा मुझे? जर्रीन ने धीरे से कहा, मुझे मेरे कातिल से मिलाना होगा। मैं उसे पहचानती हूं। वो आज रात फिर से इस ट्रेन में आएगा। वसीम कुछ बोल पाता उससे पहले ही डिब्बे का दरवाजा खुला और एक लंबा सा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी
और उसके गले में तावीज लटक रहा था। उसकी चाल में ठहराव था, जैसे हर कदम सोची समझी चाल हो। वसीम ने झर्रिन की तरफ देखा। उसने सिर हिलाया। वही है जाहिद, ट्रेन का पुराना ड्राइवर, जो अब बस रूहों को सवारी करवाता था। वसीम की सांसें थम सी गई। वो कैसे लड़ेगा किसी ऐसे से जो मर चुका है? लेकिन जर्रीन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, वक्त आ गया है। जैसे ही जाहिद वसीम के पास आया, डिब्बे की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, लाइटें गुल हो गईं और ट्रेन जोर से हिलने लगी। सब कुछ घूमने लगा। फिर जाहिद ने सीधा वसीम की आंखों में देखा और बोला, तेरे जैसा एक और आया था जिसने मुझसे सवाल किए थे। अब उसकी हड्डियां भी इस डिब्बे में कहीं हैं। वसीम ने जोर से चिल्लाया, तू क्यों मारता है इन लोगों को? जाहिद मुस्कराया, क्योंकि ये सब इंसान नहीं, ये सब मेरे जैसे हैं। तुम ही हो जो अब इंसान हो, मगर ज्यादा देर नहीं। इतना कहकर उसने अपने तावीज से एक धुएं की लकीर निकाली और वसीम की तरफ फेंकी। वो धुआं सीधा उसकी आंखों में घुसने लगा। वसीम चीखा, लेकिन जर्रीन ने सामने आकर अपने हाथ से तावीज को पकड़ लिया। एक जोरदार धमाका हुआ और जाहिद पीछे गिर गया। ट्रेन रुक गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जर्रीन का जिस्म धीरे धीरे गायब होने लगा। वो मुस्कराई और बोली, शुक्रिया, तुमने मुझे आजादी दे दी। वसीम अभी भी सदमे में था। उसने देखा कि ट्रेन अब एक बिल्कुल नए स्टेशन पर खड़ी थी। उस पर लिखा था, रूहों का आखिरी पड़ाव। वसीम उस नाम को देखकर सिहर गया। रूहों का आखिरी पड़ाव, ऐसा स्टेशन जिसकी न कोई मंजिल थी और न ही कोई लौटने का रास्ता। ट्रेन पूरी तरह खामोश थी, जैसे उसका इंजन मर चुका हो। डिब्बे में अब न वो अजीब लोग थे, न जाहिद और न ही जर्रीन। सब कुछ अचानक जैसे खत्म हो गया हो, या फिर कोई नया खेल शुरू होने वाला हो। ट्रेन का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर उतरते ही वसीम को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो धरती पर नहीं बल्कि किसी और ही जहान में खड़ा हो। स्टेशन के चारों तरफ धुंध फैली हुई थी और हर तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, धीमी डरावनी फुसफुसाहट, वापसी मुमकिन नहीं। वसीम ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ट्रेन अब वहां नहीं थी। वो जैसे अंधेरे में समा चुकी थी। अब वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। लेकिन तभी एक साया उसकी तरफ बढ़ा। एक आदमी जिसकी आंखें काली थीं और चेहरे पर नफरत की लकीरें गहरी थीं। उसने कहा, तू यहां जिंदा नहीं रह पाएगा। ये जगह सिर्फ उनके लिए है जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, और तू अभी मुजरिम है। वसीम चौंका। मुजरिम? मैंने क्या किया? वो आदमी हंस पड़ा। हर मुसाफिर जो इस ट्रेन में बैठता है, किसी गुनाह की वजह से ही बैठता है। कोई भाग रहा होता है अपने अतीत से, कोई छुप रहा होता है अपने गुनाहों से, और तू भी। अचानक उसकी आंखों में आग सी चमक उठी। क्या तुझे याद है वसीम, शाजिया को? वसीम का दिल बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं नहीं, ये नाम मत लो। क्यों नहीं? साया गरजा। क्योंकि तू ही तो था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। तू ही तो था जो उसे रात के अंधेरे में अकेला छोड़ गया था। वो पुल के पास खड़ी रही, और फिर वसीम की आंखों के सामने वो मंजर घूम गया। सर्द रात, घना कोहरा, शाजिया की रोती हुई आंखें, और फिर उसकी चीख। मैंने नहीं चाहा था। वसीम फपक पड़ा। वो हादसा था। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन तुम रुके क्यों नहीं? साया गुर्राया। तुमने मदद क्यों नहीं की? वसीम अब कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डर गया था। मैं खुद को बचाना चाहता था। अब वक्त है सब भुगतने का। साया उसकी तरफ झपटा, और तभी धरती कांपने लगी। चारों तरफ से साए निकलने लगे। कुछ के हाथ कटे हुए थे, कुछ के चेहरे जले हुए, कुछ सिर्फ कंकाल थे। वो सब वसीम के इर्द गिर्द घूमने लगे, उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगे।
लेकिन तभी हवा में एक चीरती हुई चीख गूंजी, बस करो। वही आवाज थी जर्रीन की। वो फिर सामने आ गई थी, मगर अब उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में रोशनी थी। उसने हाथ उठाया और कहा, वसीम ने मुझे इंसाफ दिलाया है, अब इसकी सजा बाकी नहीं। साय एक पल को ठिठके, हवा थम सी गई। साया अब जर्रीन की तरफ देख रहा था। ये रिवायत के खिलाफ है। कोई भी रूह जिसने कत्ल का गवाह देखा हो वो छोड़ नहीं सकती। लेकिन ये मेरी मर्जी है, जर्रीन ने ठंडे लहजे में कहा। मैंने उसे माफ किया। फिर उसने वसीम की तरफ देखा। अब तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा। वापस जाकर शाजिया की कब्र पर जाकर माफी मांगनी होगी, तब जाकर ये दाग मिटेगा। वसीम ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या मैं वापस जा सकता हूं? जर्रीन मुस्कुराई। अगर दिल से पछतावा हो तो हर दरवाजा खुलता है। इतना कहकर उसने हवा में हाथ घुमाया और अचानक वसीम के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। वो गिरने लगा, एक अंधेरी सुरंग में, फिर और गहराई, और फिर अचानक वो आंखें खोलता है। वो लाहौर रेलवे स्टेशन के एक बेंच पर बैठा है। ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं। रात का वही वक्त, लेकिन अब वहां लोग हैं, रोशनी है, गाड़ियां चल रही हैं। वो उठकर भागता है। उसके हाथ में अब भी वो पुराना टिकट है जिस पर लिखा है शबे सफर एक्सप्रेस, वापसी सिर्फ सच्चे पछतावे के साथ। वसीम का जिस्म अब भी कांप रहा था, जैसे वो किसी भयानक बुरे ख्वाब से जागा हो। लेकिन उसके जिस्म पर पसीना, टिकट की सिलवटें और सांसों की तेजी, ये सब इस बात का सबूत थी कि जो कुछ हुआ वो ख्वाब नहीं था। वो धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकलने लगा, लेकिन हर चेहरे में उसे कुछ जाना पहचाना डर नजर आता। कोई उसकी तरफ घूर रहा था, कोई फुसफुसा रहा था, और कोई बिल्कुल उसकी तरह खाली निगाहों से उसे देख रहा था, जैसे सबने भी कोई वैसा ही सफर किया हो। वसीम उस रात सीधा घर नहीं गया। उसने एक टैक्सी पकड़ी और शाजिया की कब्र की तरफ रवाना हो गया, शहर के उस पुराने कब्रिस्तान की ओर जहां उसने कभी जाने की हिम्मत नहीं की थी। रात के 3 बज रहे थे और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें सिर्फ हवाओं की सरसराहट और पुराने दरख्तों की सरगोशियां शामिल थीं। कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचते ही एक बूढ़ा फकीर उसे घूरता हुआ बोला, किसका इंतजार कर रहा है? वो तो तुझे पहले ही पहचान चुकी है। वसीम ने कुछ नहीं कहा, बस सर झुकाया और फकीर को चुपचाप सलाम करके अंदर चला गया। शाहजे की कब्र अब भी वैसी ही थी, सादा टूटी फूटी पट्टी जिस पर मिट्टी जमी थी और घास उगी हुई थी। वसीम उसके पास बैठ गया, आंखें बंद की और धीमे से बोला, मुझे माफ कर दो शाहजिया, मैं कायर था। मैंने तुम्हें उस रात अकेला छोड़ दिया। हवा में एक झोंका उठा और कब्र के पास रखी मिट्टी थोड़ी सी सरक गई। वसीम की आंखें खुली तो उसने देखा कि कब्र पर एक गुलाब की कली उग आई थी। रात के उस अंधेरे में भी वो फूल चमक रहा था, जैसे कोई रूह मुस्कुरा रही हो। उसने वो कली अपनी हथेली में ली और पहली बार उसके दिल से बोझ हल्का हुआ। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। जब वसीम अगली सुबह अपने घर पहुंचा तो दरवाजे पर एक लिफाफा पदा मिला। उस पर कोई नाम नहीं था, अंदर एक छोटा सा नोट था, बस 2 लफ्जों में, दूसरी सवारी तैयार है। वसीम का दिल फिर धड़कने लगा। उसने नोट को उल्टा किया। पीछे वही मोहर थी जो उसने उस ट्रेन की टिकट पर देखी थी, शबे सफर एक्सप्रेस। अब वो समझ चुका था, ये सिर्फ उसका सफर नहीं था, ये ट्रेन औरों को भी बुलाती थी, उन सबको जिन्होंने कुछ छुपाया हो, कुछ गलत किया हो, जिनकी रूहें सच्चाई से भाग रही हो। और अब उसे एक फैसला लेना था, क्या वो इस ट्रेन को हमेशा के लिए भूल जाएगा या फिर उन लोगों की मदद करेगा जो उसी रहस्यमयी रास्ते से
गुजरने वाले थे। उसी शाम वसीम ने एक डायरी निकाली और उसमें पहली लाइन लिखी, अगर तुम किसी रात लाहौर से इस्लामाबाद जाने के लिए एक अनजान घने धुंध वाले प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पकड़ो और टिकट पर ट्रेन का नाम साफ न लिखा हो तो संभल जाना। हो सकता है तुम शब सफर एक्सप्रेस के मुसाफिर बन चुके हो। फिर उसने नीचे एक दूसरी लाइन जोड़ी, मुझे कॉल करना, मैं जानता हूं कैसे लौटना है। उसी लम्हे एक बार फिर से उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, ट्रेन फिर चल पड़ी है, सीट नंबर 17। वही डिब्बा, वही अंधेरा। वसीम ने फोन की स्क्रीन बंद की, गहरी सांस ली और मुस्कुराया। शायद ये अब मेरा मकसद है, भटकी रूहों को सही रास्ता दिखाना। बाहर अंधेरा गहराने लगा था। लाहौर के प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर कोहरे में एक पुरानी ट्रेन की सीटी गूंजी और कहीं किसी और की कहानी शुरू हो गई। उस रात वसीम ने ज्यादा वक्त नहीं लगाया। वो जानता था कि ये बुलावा यूं ही नहीं आया। वो एक बार फिर उसी पुराने बैग को उठाकर प्लेटफॉर्म 13 की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने शाजिया, जरीन और वो साया घूमते रहे जो हर मुसाफिर के साथ होता है, मगर कोई पहचान नहीं पाता। रेलवे स्टेशन पहुंचते ही वही ठंडी हवा फिर से लहराई। कोहरे ने शहर को घेर लिया था और प्लेटफॉर्म की लाइट्स झपक रही थीं। सब कुछ एक बार फिर वैसा ही था जैसे वक्त ने खुद को दोहराना शुरू कर दिया हो। प्लेटफॉर्म 13 एक बार फिर वीरान था और धुंध में एक काली परछाई सी ट्रेन खड़ी थी, शब सफर एक्सप्रेस। इस बार वसीम डर के साथ नहीं गया। वो जानता था कि उसका मकसद कुछ और है। वो जानता था कि अब उसे किसी और की रूह को सुकून तक पहुंचाना है। वो जैसे ही डिब्बा नंबर 17 के पास पहुंचा, दरवाजा धीरे से खुद खुल गया। अंदर का नजारा फिर से वैसा ही था, धुंधले शीशे, बुझती लाइटें और वो अनजानी डरावनी खामोशी। वो सीट नंबर 17 पर बैठ गया और तभी सामने की सीट पर हल्का सा कंपन महसूस हुआ। किसी ने सीट पर आकर चुपचाप बैठ लिया। वसीम ने धीरे से गर्दन घुमाई। सामने एक लड़की बैठी थी। उसकी उम्र कोई 19-20 साल की होगी। चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और आंखें जैसे रो रो कर सूज चुकी थीं। उसके हाथ में एक पुराना गुलाबी रुमाल था जिस पर लाल रंग के धब्बे थे जो शायद खून के थे। वसीम ने हल्की आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने डरी हुई आवाज में कहा, मेरा नाम रूही है। कहाँ जा रही हो? वसीम ने एक गहरी नजर से पूछा। रूही चुप रही, फिर बोली, मुझे नहीं पता, मैंने ये टिकट खुद नहीं खरीदी थी। जब होश आया तो मैं स्टेशन पर थी और मेरे हाथ में बस यही टिकट था। वसीम समझ गया, रूही अब इस ट्रेन की नई मुसाफिर थी और उसकी जिंदगी के किसी राज ने उसे यहां तक पहुंचाया था। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। बाहर सब कुछ फिर से गायब होने लगा। दुनिया, शहर, रोशनी और एक बार फिर वो सुरंग जो इंसान को उसके अतीत से टकरा देती है। रूही का चेहरा सफेद पड़ने लगा था। वो सीट से चिपक गई थी, जैसे कोई अनदेखा साया उसकी सांसें रोक रहा हो। वसीम ने उसके हाथ पर हाथ रखा। डरो मत, मैंने ये सफर पहले किया है। मैं यहां तुम्हारी मदद के लिए हूं। रूही की आंखें नम हो गई। क्या मैं वापस जा सकती हूं? अगर तुम सच बताओगी, अगर सच्चे दिल से पछताओगी तो दरवाजा खुद खुल जाएगा, वसीम ने कहा। तभी डिब्बे की लाइट्स भग से बुझ गईं और सामने की खिड़की पर खून के छींटे उभर आए। रूही चिल्लाई, वो फिर आ गया, वो मेरा पीछा करता है। वसीम ने सख्त लहजे में पूछा, कौन? बताओ रूही। रूही फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपने ही भाई को मार दिया था। वो मुझे रोकना चाहता था। वो कहता था कि मैं गलत रास्ते पर जा रही हूं और मैंने गुस्से में उसे धक्का दे दिया।
सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। लेकिन मैंने किसी से नहीं कहा, सबको झूठ बोला कि वो फिसल गया। वसीम की सांसें थम गईं। अब सब साफ था। रूही का गुनाह, उसका डर और अब उसका ये सफर। डिब्बे की खिड़की पर अब एक चेहरा उभरा, जले हुए गाल, टूटी हुई आंखें। एक लड़का, शायद रूही का भाई। वो यहां तुम्हें लेने आया है, वसीम ने कहा। लेकिन अगर तुम सच में पछता रही हो तो शायद वो तुम्हें माफ कर दे। रूही जमीन पर गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं बस थक गई थी, मुझे माफ कर दो। चेहरा कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे धीरे खिड़की से गायब हो गया और डिब्बे की लाइट्स वापस जल गईं। रूही अब शांत थी, उसकी सांसें सामान्य हो गईं और चेहरा हल्का। ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई और कुछ देर बाद एक नया स्टेशन आया जिसके बोर्ड पर लिखा था रिहाई का मुकाम। रूही ने वसीम की तरफ देखा। अब मैं जा सकती हूँ? वसीम मुस्कुराया। हाँ, तुम आजाद हो। रूही ट्रेन से उतर गई और जैसे ही वो स्टेशन पर कदम रखती है, धुंध में उसका शरीर उजाले में घुल जाता है। वसीम फिर अकेला रह जाता है, लेकिन वो जानता है अगली सवारी कहीं पास ही है। ट्रेन फिर चलने लगती है और उसके अगले डिब्बे में किसी की धीमी रोने की आवाज गूंजती है। वसीम ने आंखें बंद कर ली। हर बार की तरह एक नया मुसाफिर, एक नई कहानी, एक और गुनाह की स्याही में लिपटी रूह जिसे रिहाई चाहिए, मगर कीमत चुकाए बिना कोई यहां से नहीं निकलता। डिब्बे में कुछ लम्हों की खामोशी थी, फिर एक ठंडी हवा की लहर चली और पीछे वाली सीट पर कुछ सरकने की आवाज आई। वसीम ने धीरे से गर्दन घुमाई। एक आदमी बैठा था, अधेड़ उम्र का, मोटे काले चश्मे वाला, सिर झुका हुआ और हाथों में कुछ कागजात पकड़े हुए। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वो खुद से कुछ छिपा रहा हो। वो बार बार सीट से उठने की कोशिश करता, फिर बैठ जाता, जैसे किसी अदृश्य जंजीर ने उसे जकड़ रखा हो। वसीम चुपचाप उसके पास गया और सामने की सीट पर बैठ गया। आपका नाम? वसीम ने धीमे लहजे में पूछा। आदमी चौंका, फिर गर्दन उठाई। मैं मिर्जा हूं, वकील हूं। और ये कागज? मिर्जा ने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया। ये वो केस हैं जिनमें मैंने झूठ बोला था। मैंने बेगुनाहों को गुनहगार बना दिया, सिर्फ मोटी फीस के लिए। अदालत में सच को दबा दिया, सबूतों को मिटा दिया। उसकी आंखें डबडबा गईं। और अब? वसीम ने पूछा। अब वो सब मेरे पीछे है। रातों में जागता हूं, कोई मुझे घूरता है, कुछ बोलता नहीं, सिर्फ देखता है। और फिर अचानक वो काले कोट वाले लोग दिखाई देते हैं। उनके चेहरे नहीं होते, मगर उनके हाथों में वो सारे केस फाइलें होती हैं जो मैंने बर्बाद की। तभी डिब्बे की लाइट एक बार फिर झपकी और सारी फाइलें उसके हाथ से छूटकर फर्श पर बिखर गईं। हर पन्ने पर खून के छींटे उभरने लगे और जैसे ही वसीम ने एक फाइल उठाई, एक चीख गूंजी। इंसाफ, मुझे इंसाफ चाहिए। डिब्बे की खिड़की के बाहर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो जंजीरों में जकड़ा था और उसकी आंखों से लहू बह रहा था। मिर्जा ने सर पकड़ लिया। ये वही है जिसे मैंने फर्जी गवाहों के दम पर फांसी दिलवाई थी। वो बेकसूर था, लेकिन मैंने कोर्ट में कहा गुनहगार है, सिर्फ इसलिए कि मुझे पैसे मिले थे। चीखें अब और तेज हो गईं। डिब्बे की दीवारों से खून टपकने लगा। खिड़की के बाहर कई चेहरे दिखाई देने लगे और सबके चेहरों पर दर्द था, आंसू थे और इंसाफ की मांग। मिर्जा घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वसीम ने आंखें बंद की और बुदबुदाया, सिर्फ माफी से नहीं, हर रूह को उसका हक देना होगा, तभी मुक्ति मिलेगी। डिब्बे के कोने से एक पुराना तराजू निकला
जो खुद ब खुद हवा में तैरने लगा। एक तरफ झूठ, दूसरी तरफ सच्चाई। मिर्जा ने कांपते हुए हाथों से अपनी सारी फाइलें तराजू की सच्चाई वाली पलड़े में रख दी, और जैसे ही आखिरी फाइल रखी, तराजू संतुलित हो गया। खून की चीखें बंद हो गईं, दीवारें साफ हो गईं, डिब्बे की लाइट स्थिर हो गई, और मिर्जा वो उठ खड़ा हुआ, हल्का, सादा, जैसे उसकी रूह अब आजाद हो चुकी हो। ट्रेन फिर एक अनजान स्टेशन पर रुकी। वहां कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक बोर्ड टंगा था, मुकम्मल पश्चाताप का रास्ता। मिर्जा ने वसीम की ओर देखा। उसकी आंखों में शुक्रिया था। क्या तुम फरिश्ते हो? उसने पूछा। वसीम मुस्कराया। नहीं, मैं भी एक मुसाफिर हूं, लेकिन अब इस रास्ते का रास्ता जानता हूं। मिर्जा धीरे धीरे ट्रेन से उतरा और कोहरे में गायब हो गया। एक और रूह आजाद हुई थी, मगर वसीम जानता था ये सफर अब भी खत्म नहीं हुआ। पीछे के डिब्बे से फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वसीम उठा और एक बार फिर अंधेरे की तरफ बढ़ा। वसीम ने गहरी सांस ली। वो हर बार सोचता कि अब शायद आखिरी मुसाफिर था, अब ये सफर खत्म होगा, लेकिन फिर वही ट्रेन की खामोश रफ्तार, वही अधूरी चीखें और वही धुंधली परछाइयां उसे याद दिला देती कि ये रात अभी पूरी नहीं हुई। डिब्बे के पिछले कोने से अब बच्चे की सिसकियों की आवाज आ रही थी, बहुत धीमी मगर दिल तक उतर जाने वाली, जैसे कोई मासूम खोया हुआ और टूटा हुआ बच्चा अंधेरे में किसी को तलाश रहा हो। वसीम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। जैसे ही उसने कोने की ओर कदम रखा, डिब्बे की लाइट्स अचानक बुझ गईं। एक ठंडी लहर उसकी गर्दन के पीछे से गुजरी और हवा में किसी के चलने की आहट सी महसूस हुई। वो रुका नहीं। कोने में एक छोटा सा बच्चा बैठा था, शायद 6 या 7 साल का। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए और आंखें खाली, जैसे रोते रोते अब सूख चुकी हों। उसने अपनी नन्ही बाहों में एक गंदा सा टेडी बियर कस कर पकड़ रखा था। वसीम उसके पास बैठ गया। क्या नाम है तुम्हारा बेटे? बच्चे ने बहुत धीमी आवाज में कहा। इकरा। वसीम कुछ पल को चौंक गया। नाम लड़की का था, मगर बच्चा लड़के जैसा दिख रहा था। इकरा, तुम लड़की हो? वसीम ने धीरे से पूछा। बच्चे ने सर हिलाया। माँ ने ये नाम रखा था, मगर अब कोई मुझे इकरा नहीं बुलाता। क्यों? क्योंकि अब मैं नाम के लायक नहीं रही। उसकी आवाज पूरी तरह कांप रही थी। वो लोग मुझे उठा कर ले गए थे, बहुत दूर। वहां कोई दरवाजा नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी, बस अंधेरा और डर और वो आवाजें। वसीम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। इकरा की आंखें अब लहू से भर गई थीं। मुझे वापस नहीं जाना, मुझे वहां मत भेजो, वो फिर आएंगे, मुझे छुपा दो। डिब्बे की दीवारों पर अचानक बच्चों की हंसी गूंजने लगी, मगर ये हंसी डरावनी थी, कटी हुई, रुक रुक कर आती, जैसे किसी दर्द के साथ मिली हो। अचानक ट्रेन का दरवाजा खुला और वहां 2 साए खदेड़ी हो गए। लंबे मुड़ते हुए चेहरे, बिना आंखों के। उनके हाथों में लंबी छड़ियां थीं, जिनके सिरे जल रहे थे। इकरा वसीम से लिपट गई। ये वही है, ये फिर मुझे ले जाएंगे। वसीम उनके सामने खड़ा हो गया। नहीं, अब ये तुम्हें छू नहीं सकते। एक साया गुर्राया, उसकी आवाज धुएं की तरह फिजा में गूंज गई। इसने हमारे दायरे से भागने की कोशिश की थी, इसकी सजा अब तय है। वसीम ने जेब से छोटा सा चाकू निकाला, वही जो उसे शाजिया ने कभी दिया था, जिस पर कुरान की आयतें खुदी थीं। उसने चाकू को सामने लहराया। दोनों साए पीछे हट गए। उनकी चीखें डिब्बे के शीशों को छटकाने लगी। इस बच्ची का गुनाह नहीं था, जो उसके साथ हुआ वो जबरदस्ती था, और अब इसकी रूह सिर्फ शांति चाहती है। साए जलते हुए धुएं में बदलने लगे, दीवारें कांप गईं, और फिर
एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। इकरा की सांसें हल्की हो गई। वो अब जमीन से उठकर दी हुई। उसके चेहरे पर अब एक मासूम मुस्कान थी। अब मैं माँ के पास जा सकती हूँ? वसीम ने सिर हिलाया। हाँ, अब तुम जा सकती हो। ट्रेन फिर एक और रहस्यमय स्टेशन पर रुकी। इस बार बोर्ड पर कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ एक झिलमिलाती रोशनी थी और एक औरत का साया जो बाहें फैलाए इकरा को पुकार रही थी। इकरा दौड़ती हुई उसकी तरफ गई और जैसे ही वो उस साए में समाई, सब कुछ उजले धुएं में गायब हो गया। वसीम फिर अकेला रह गया, पर वो जानता था हर रूह की तरह एक दिन उसका भी नंबर आएगा। मगर अभी नहीं। पीछे से फिर कोई दरवाजा खुला और उस दरवाजे से आती थी एक पुरानी जान पहचान सी खुशबू, जैसे किसी अधूरी कहानी की अगली किस्त उसे बुला रही हो। वसीम ने फिर बैग उठाया और अंधेरे की उस सुरंग की ओर चल पड़ा, जहां शायद उसका अपना अतीत उसका इंतजार कर रहा था। वसीम ने दरवाजे के उस पार कदम रखा तो अचानक ही सब कुछ बदल गया। न वो पुराना डिब्बा था, न वैसी बेंचें, न वो स्याह दीवारें, बल्कि अब वो एक पुराने लकड़ी के फर्श वाले डिब्बे में था, जिसकी छत से झूलता एक पीला बल्ब हल्की हल्की झपकियां दे रहा था। हर कोने में धूल और जाले थे और जैसे ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया, फर्श की लकड़ियां चीखने लगी। वो कुछ कदम चला ही था कि एक बहुत पुराना मगर जानी पहचानी सी गंध उसकी नाक से टकराई। ये वही खुशबू थी जो उसे बचपन में नानी के कमरे में महसूस होती थी। अगरबत्ती, मिट्टी और पुराने कपड़ों की मिली जुली बू। तभी सामने की सीट पर किसी की परछाई हिली। वो एक बुजुर्ग औरत थी, सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और सूखे होठों पर कुछ बुदबुदाते हुए। उसके पास एक पुराना संदूक रखा था जिस पर सैयदा बेगम लिखा हुआ था। वसीम की सांसें थम गई। नानी, उसके मुंह से अनायास ही निकला। औरत ने धीरे से गर्दन उठाई। उसकी आंखों में धुंध थी, मगर जैसे ही उसने वसीम को देखा, उनमें एक अजीब सी चमक उभरी। वसीम, तू बहुत देर से आ रहा है, बहुत कहानियां अधूरी छोड़ आया है। वसीम की आंखें भर आईं। आप यहां कैसे? जहां अधूरी रूहें होती हैं, वहीं तो मैं भी हूं। तूने जिनकी मदद की, वो सब मुझ तक पहुंचते हैं और अब तेरी कहानी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। वसीम चुप रहा। सैयदा बेगम ने संदूक की ओर इशारा किया। इसमें तेरी हकीकत छुपी है, खोल कर देख। वसीम ने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर एक पुराना फटा हुआ डायरी रखा था। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम वसीम नहीं है। मैं वही बच्चा हूं जो उस ट्रेन में सालों पहले गुम हो गया था। उसकी धड़कनें रुक सी गईं। वो पन्ने पलटता गया। हर पेज पर उसके अतीत की परछाइयां दर्ज थीं। एक 6 साल का बच्चा जो अकेला ट्रेन में सफर कर रहा था। किसी ने उसे छोड़ा था, कहते हुए कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकता। डिब्बा खाली था, मगर जब रात हुई तो वो बच्चा अकेला नहीं था। रूहें थीं, गुम हुई, भटकी, बदला चाहती और मुक्ति की तलाश में। उस बच्चे ने सब देखा था, हर मौत, हर खून, हर चीख। और फिर धीरे धीरे उसकी मासूमियत बुझ गई और वो बन गया वसीम, रूहों का मुसाफिर। तेरा बचपन यही दफन है, नानी ने कहा। अब इसे अपनाना होगा। तुझे रिहाई तभी मिलेगी जब तू खुद को पहचान लेगा। मगर मेरी रिहाई कैसे? वसीम की आवाज भर आ गई। एक आखिरी रूह बाकी है, वो जो अब तक तुझसे छुपी रही, और जब तू उससे मिलेगा तब तू भी सफर से जा सकेगा। वसीम ने संदूक बंद किया। कौन है वो रूह? नानी ने धीरे से उसकी ओर झुकाकर कान में कहा, वो तू खुद है। अचानक लाइट बुझ गई। फिर ट्रेन ने जोर से झटका दिया। दरवाजे खुले और एक बड़ा शीशा सामने आ गया। वसीम उस शीशे के सामने खड़ा था, लेकिन उसमें उसकी तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक छोटा बच्चा खड़ा था। आंखों में डर, हाथ में वही टेडी बियर और पीठ पर खून से सना हुआ निशान। वही बच्चा
जिसने उस रात सब कुछ देखा था। क्या तुम मुझ ही हो? वसीम ने कांपते हुए पूछा। बच्चे ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे अब आजाद कर दो। उसकी आवाज टूटी हुई थी। कैसे? अपनी कहानी खत्म करके, मुझे मेरी पहचान लौटाकर और खुद को माफ करके। वसीम ने आंसू पोंछे। फिर अपने गले से लटका वो तावीज उतारा जो सालों से उसकी पहचान बन गया था। उसने वो तावीज बच्चे के हाथ में रख दिया। अब तुम आजाद हो। बच्चा मुस्कुराया और धीरे धीरे कोहरे में विलीन हो गया, शांत। डिब्बा एक बार फिर खाली था, मगर इस बार वसीम के अंदर भी एक अजीब सी खाली जगह भर गई थी। उसने सीट पर बैठते हुए खुद से कहा, शायद अब मेरी कहानी पूरी हो गई है। मगर तभी ट्रेन के पिछले डिब्बे से एक नई रूह की दस्तक सुनाई दी। ट्रेन की छत से टिमटिमाती लाइटें अब और भी फीकी हो रही थीं। वसीम ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि ये सफर अब और भी गहरा और खतरनाक हो चुका है। पिछला डिब्बा छोड़कर वह धीरे धीरे अगले डिब्बे की ओर बढ़ा, जहां अजीब सी खामोशी ने उसका स्वागत किया। अंदर कदम रखते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो उसकी रूह तक को हिला देने वाला था। वहां की दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें लगी थीं, लेकिन हर तस्वीर के चेहरे धुंधले और फीके थे, जैसे कोई जानबूझकर उन्हें मिटा रहा हो। वसीम ने महसूस किया कि ये तस्वीरें बस यादें नहीं, बल्कि उन यात्रियों की आत्माएं थीं जो इस ट्रेन में कभी आए थे और फिर कभी नहीं लौटे। एक झुरमुटी सी आवाज ने उसे झकझोर दिया। क्यों आए हो यहां? ये जगह मुर्दों की है, जिनका रास्ता लौटना नहीं। वसीम ने कांपती आवाज में कहा, मैं अपनी कहानी का अंत खोजने आया हूं। मुझे अपनी असली पहचान चाहिए। धीरे धीरे उस धुंधली रोशनी में एक और साया उभरा। वह एक जवान लड़की थी, जिसकी आंखों में अनगिनत दर्द और सवाल थे। मैं भी तुम्हारी तरह हूं, यहां फंसी हूं, अपनी मौत का हिसाब लगाती। क्या तुम मेरी मदद करोगे? वसीम ने बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ कहा। उस लड़की का नाम रुखसाना था और उसकी कहानी सुनकर वसीम का दिल दहल गया। उसकी मौत एक साजिश थी जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया था, लेकिन इस ट्रेन की परछाइयों ने उस सच को दबा रखा था। वसीम ने फैसला किया कि वह रुखसाना के मौत का रहस्य उजागर करेगा। तभी ट्रेन ने जोर से हिलना शुरू किया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोकना चाहती हो। दीवारों से तेज आवाजें आने लगी, मत जाना, मत बताना। लेकिन वसीम डटा रहा। उसे पता था कि इस ट्रेन में छुपे सच को बाहर लाना ही उसकी मुक्ति का रास्ता है। उसने अपने साथ लाए हुए ताबीज को कसकर पकड़ लिया और रुखसाना के साथ उस रहस्यमयी काले साए की ओर बढ़ा, जो पूरे डिब्बे में घूम रहा था। जैसे ही वे करीब पहुंचे, काला साया एक भयंकर चीख छोड़कर अचानक गायब हो गया। उसके पीछे एक दस्तावेज गिरा। वह रुखसाना की मौत का असली प्रमाण था। वसीम ने दस्तावेज उठाया और कहा, अब तुम्हें न्याय मिलेगा। धीरे धीरे ट्रेन की खिड़कियों से सूरज की पहली किरणें अंदर आने लगीं। रुखसाना की आत्मा शांति से मुस्कुराते हुए हवा में घुल गई और ट्रेन की खामोशी टूट गई। वसीम ने महसूस किया कि ये सफर अब समाप्ति की ओर है, लेकिन उसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। अभी भी बहुत कुछ रह गया था और वह तैयार था उस रहस्य को खोलने के लिए जो उसकी अपनी रूह से जुड़ा था। ट्रेन की धीमी रफ्तार के साथ साथ वसीम का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। अब तक उसने कई आत्माओं को शांति दी थी, लेकिन उसका अपना सवाल अब भी अधूरा था। वह जानना चाहता था कि आखिर वह कौन था और उसकी जिंदगी का सच क्या था। ट्रेन का अगला डिब्बा खतरनाक खामोशी से भरा था। चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। केवल हल्की रोशनी उस डिब्बे के बीचों बीच टंगी एक पुरानी घड़ी से आ रही थी, जो जोर जोर से टिक टिक कर रही थी। वसीम ने महसूस किया कि
ये घड़ी उसकी जिंदगी का वक्त दिखा रही है। हर टिके के साथ उसके बीते हुए लम्हों की परछाइयां सामने आ रही थीं। अचानक घड़ी की सुइयों ने तेजी पकड़ी और पूरा डिब्बा जैसे जमीन से उठकर हवा में तैरने लगा। वसीम ने खुद को संभालते हुए देखा कि वह अपने बचपन में वापस जा रहा है। वो दिन जब वह पहली बार इस ट्रेन में चढ़ा था, नन्हा, मासूम, बिना किसी डर के। उस बच्चे ने उस रात क्या देखा था? किसने उसे इस सफर पर छोड़ा था? हर सवाल उसके जहन में गूंजने लगा। तभी उसने देखा कि एक और छाया उसके सामने आई। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में पछतावा और गहरा दर्द था। वह आदमी धीरे धीरे बोला, मैं तेरा बाप हूं वसीम। मैंने तुझे छोड़ा था तुझे बचाने के लिए, पर इस ट्रेन ने हमें कभी छोड़ा नहीं। वसीम के होश उड़ गए। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तो ये ट्रेन हमारी तकदीर है। हाँ बेटा, ये ट्रेन उन लोगों की रूहों का घर है जो यहां फंसे हैं और जो कभी वापस नहीं लौट पाए। पर तेरे अंदर एक शक्ति है जो इस सफर को खत्म कर सकती है। वसीम ने सवाल किया, क्या वो शक्ति है और कैसे पाऊं मैं उसे? बूढ़े ने एक पुरानी किताब निकाली जिसमें काली मसीह के प्राचीन मंत्र लिखे थे। इसे पढ़ समझ और उसका इस्तेमाल कर, तब जाकर ये सफर खत्म होगा और तू आजाद होगा। ट्रेन फिर से हिलने लगी। वसीम ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। हर शब्द उसके दिल में उतर रहा था। हर मंत्र में एक नई ताकत समाई। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र पढ़ा, ट्रेन ने जोर का झटका दिया और चारों ओर उजाला फैल गया। सारी आत्माएं शांति से मुक्त हो गईं और वसीम ने महसूस किया कि उसकी रूह अब हल्की हो गई है। लेकिन जैसे ही सब कुछ खत्म हुआ, वसीम ने पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन का आखिरी डिब्बा अभी भी काला और सूना था। उसमें एक आखिरी परछाई थी जो अब तक उसकी राह देख रही थी। ट्रेन का आखिरी डिब्बा एक स्याह परछाई की तरह सामने था। वसीम ने अपने दिल की धड़कनें तेज होती महसूस की। वह जानता था कि यही वह आखिरी मोड़ है जहां उसकी कहानी खत्म होगी या फिर एक नई शुरुआत होगी। वह डिब्बे के अंदर गया तो वहां एक पुराना बक्सा रखा था जिस पर गहरे लाल रंग से लिखा था, सच की कुंजी। वसीम ने बक्सा खोला। अंदर एक शीशा था जिसमें उसकी अपनी परछाई दिख रही थी, लेकिन वह परछाई इंसान जैसी नहीं थी, बल्कि किसी और दुनिया की लग रही थी। उसी शीशे के नीचे एक नोट था, अपनी असली पहचान को स्वीकार कर, तभी मिलेगा तुझे सच का मुकाम। वसीम ने गहरी सांस ली। उसने अब तक जो कुछ सीखा था वह सब उसके सामने था। उसका असली नाम वही था जो डायरी में था, अली, एक बच्चा जो उस ट्रेन में फंसा था। ट्रेन उसकी रूह को पकड़ कर रखी थी क्योंकि वह अधूरी कहानी और न्याय की तलाश में था। वसीम ने अपने दिल को मजबूत किया। उसने शीशे को उठाया और जोर से कहा, मैं वह हूं जो मैं हूं। मैं अपने अतीत को अपनाता हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उस डिब्बे में अचानक तेज रोशनी फैल गई। परछाइयां गायब होने लगी और वह खुद को एक खुले मैदान में पाया। आसमान साफ था, हवा में ताजगी थी और कहीं दूर सूरज की रोशनी फैल रही थी। वसीम ने महसूस किया कि अब वह आजाद था। उसकी आत्मा हल्की थी, उसका दिल शांत था। पर उस रात की ट्रेन यात्रा ने उसे एक नई सीख दी कि कभी-कभी हमारे डर, हमारे सवाल और हमारी अधूरी कहानियां हमें उन्हीं रास्तों पर ले आती हैं जहां से हमें अपनी असली पहचान मिलती है। वसीम ने उस सफर को अलविदा कहा और कदम बढ़ाया अपने नए जीवन की ओर, जहां अब कोई भूत प्रेत नहीं, सिर्फ सच्चाई और शांति थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, हॉन्टेड ट्रेन जर्नी, लाहौर से इस्लामाबाद की रात की यात्रा। उम्मीद है कि आपको यह डरावनी दास्तान पसंद आई होगी और आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा डरावना लगा। अगर आप ऐसी और भी दिलचस्प और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे ऐसी ही और भी कहानियां जो आपके दिलों में डर और रोमांच दोनों भर देंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।